नमस्कार, स्वागत है आपका डायलॉगस में। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो एक समय में दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, उन्हें पहले लिकर गेट कह के सीबीआई और ईडी ने लिकर गेट मामले में उनके ऊपर चार्जशीट दाखिल की और उसके बाद ये मामला अदालतों में चला। इसी बीच में अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ा और उसके बाद जेल से आने के बाद दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हुए, नई सरकार चुनकर आ गई। बीजेपी की दिल्ली में सरकार रेखा गुप्ता के नेतृत्व में चल रही है। क्या लोकतंत्र में आप समझ सकते हैं कि एक ऐसी परिस्थिति जहां पर एक मुख्यमंत्री जिसके खिलाफ आरोप लगाए जाते हैं, जेल जाता है, जेल से बाहर आता है, फिर चुनाव होते हैं, चुनाव के बाद नई सरकार आ जाती है और उसके बाद फिर अदालत कहती है कि उसके खिलाफ जो आरोप थे, वो तो झूठे थे या प्राइमा फेसी मामला बनता ही नहीं है, बल्कि सीबीआई को ही कोर्ट ने फटकार लगाई है। सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो आरोप लगे थे, मनीष सिसोदिया के ऊपर जो आरोप लगे थे और इसके साथ में तमाम जो आरोपियों के ऊपर आरोप लगे थे, उन सब की सत्यता क्या थी? या फिर ये सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा था, वेंडेटा था, दिल्ली के मुख्यमंत्री को परेशान करने के लिए और आपकी जो सरकार थी उस समय, उसे सत्ता से हटाने के लिए? ये सारे सवाल इसलिए खड़े हो गए हैं कि जिस तरह से जो ट्रायल कोर्ट का जजमेंट है या फिर जो उन्हें एक्विटल तो नहीं मिला है क्योंकि इसे हायर कोर्ट में चैलेंज करेगी सीबीआई और सीबीआई ये भी कह रही है कि वो उसे ऊपरी अदालतों में हायर कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज करेगी। लेकिन वो सारे जो लीगल प्रोसेस है उसका आने वाले दिनों में क्या नतीजा निकलेगा, ये सब देखने वाली बात होगी। लेकिन जो बड़े सवाल आज के हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ 4 मेहमान जुड़ रहे हैं, विशिष्ट मेहमान यशोवर्धन आजाद साहब जो सीनियर आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, इसके अलावा शीतल पीजी जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, विक्रांत यादव जिन्होंने आपको लंबे समय तक कवर किया और आपकी पॉलिटिक्स को समझते हैं, और अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से यानी उनके ऊपर जो आरोप लगे थे वो सब हटने से क्या ये शरद पवार मोमेंट है अरविंद केजरीवाल के लिए? अरविंद केजरीवाल जिस तरह से आज रोए, उनके आंसू क्या बीजेपी के लिए भारी पड़ेंगे? ये सब भी समझेंगे और साथ ही हमारे साथ विभूति नारायण जी भी जुड़ेंगे जो आईपीएस ऑफिसर रहे हैं और साहित्यकार भी हैं। सबसे पहले यशवर्धन जी आपसे शुरुआत करते हैं कि क्या आप इस घटना को कैसे देखते हैं कि लोकतंत्र में कुछ एजेंसी जो है आरोप लगाती है, उसे प्रूफ नहीं कर पाती है और उसके बाद उन्हें लोअर कोर्ट से छुटकारा मिल जाता है। लोअर कोर्ट मानता है कि इसमें तो सीबीआई ऑफिसर के खिलाफ ही मामला बनता है। एक तरह से अप्रूवर को किस तरह से उन्होंने प्रलोभन देकर और किस तरह से उन्हें छुड़वा करके आरोप लगवाए। तो आप इस इंसिडेंट को कैसे देख रहे हैं? ये प्रकरण 4 साल से चल रहा है। 2022 में शुरुआत हुई इसकी और अभी 2026 है। मुझे याद है जिस समय इनकी गिरफ्तारी हुई थी, जिस समय ये प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था, उसी समय से मैंने और शीतल जी भी यहाँ हैं, हम लोगों ने उसी समय कहा था कि ये जो मामला है ये बिल्कुल अपने आप में खड़ा नहीं हो सकता है। इसमें कई कई समस्याएं थी इस प्रकरण में। अब पॉलिटिकल बात अलग है, लेकिन इसमें ये चार्ज ही अगर प्रूव नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि ये ऑब्वियसली किसी और इंटेंशन से किया गया था। सबसे पहले कोई प्राइमा फेसी चार्ज ही क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का प्रूव नहीं हुआ। दूसरी बात, ऐसी कोई भी सबूत नहीं आए जिसमें कि कोई करप्शन का लिंक हो या क्रिमिनल कोई इंटेंट हो, उसका पर्दाफाश हो। दूसरी बात ये थी कि इसमें कोई मनी ट्रेल एविडेंस नहीं मिला, कोई चीज की जब्ती नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। और जो जिसको हम कहते हैं मेंस्ट्रिया, जो एक क्रिमिनल इंटेंट होता है, उसमें भी उसका कोई सबूत नहीं निकला। और इस इन्वेस्टिगेशन में कई जिसको कहते हैं हम इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस हैं और इन्वेस्टिगेशन बहुत ही वीक रहा है। एक बात मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि जितने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के केसेस होते हैं उसको सिद्ध करना बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि कहीं भी आपको ऐसे सबूत तो मिलते हैं कि पैसा ले लिया और तुरंत मिल गया। मैं ये भी मानता हूं कि लिकर स्कैम में हर जगह कुछ ना कुछ आदान प्रदान तो होता ही है। सारे स्टेट गवर्नमेंट्स के बारे में ऐसा कहा जाता है और बल्कि लोगों को मालूम रहता है कि कौन लिकर स्कैम वाला है और क्या हुआ है। लेकिन ये आवश्यक है कि इन्हें सिद्ध करना है और इसलिए जो विवेचना की जाती है, विवेचना के कुछ मजबूत आधार होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप अक्यूज पकड़ लें काफी और उसके बाद किसी को एक को अक्यूज बना के उनका स्टेटमेंट ले लें, उस स्टेटमेंट के आधार पे फिर आप दूसरे लोगों को पकड़ें और उसके बाद
गिरफ्तारियां करके उनका भी रिमांड ले लें। तो इसलिए केस का डिस्चार्ज हो जाना एक सबसे बड़ा मैं नहीं जानता कि अब इसके खिलाफ क्या सीबीआई हाई कोर्ट में जाएगी, क्योंकि केस ये पहले स्टेज पे ही ये केस ही खारिज कर दिया गया। यानी कि कहने का मतलब है कि केस बनता ही नहीं है, यानी जो धाराएं लगी वही गलत है। ये तो मतलब एक शर्टलेस प्रोजेक्ट की तरह हो गया कि कुछ आदमी अंदर आए और गंजी पहन के घूम रहे हैं, तो आपने उस पर नॉन बेलेबल केस लगा दिया। केसेस ऐसे नहीं बनते हैं। केसेस बनने के लिए और खासकर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन केसेस में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे केसेस आसान नहीं होते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि जैसा कि बहुत लोगों को यह आभास था, ऐसी बात ये नहीं है कि ये अभी पता लग रहा है, उस समय ही कितनी चेतावनियां दी गई थी कि ये केस नहीं टिकेगा। उस समय भी ये कहा जा रहा था क्या इनको जेल में भेजने की जरूरत है। उस समय भी ये कहा जा रहा था कि इसी प्रकरण में इतना लंबा समय लग रहा है। तो मैं समझता हूँ ये अच्छी चीज नहीं है हमारे प्रजातांत्रिक प्रणाली के लिए कि आप इस तरह के केसेस चलते रहें और लोग अंदर जेल के चलते रहे, कार्रवाई ऐसी होती रहे। ये अच्छी बात नहीं है। और एक तरह से जो कारण दिए गए हैं वो सही हैं। मैं एक चीज पढ़ना चाहता हूं केस के इससे जो कहा गया है, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट केस है कि जब भी आप कोई पॉलिसी बनाते हैं सरकार की तरफ से, तो अनलेस कि आपको उसमें ये पता लगे कि ये क्रिमिनल इंटेंट से बना है और इससे जरूर कुछ हेरा फेरी होगी, तभी आप उसको नहीं तो पॉलिसी में अगर लॉस भी हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आप उनको जेल भेज दें। देखिए इसमें क्या लिखा है कोर्ट के ऑर्डर में, अकॉर्डिंगली वेयर अ पॉलिसी इज इनिशिएटेड बाय द डिपार्टमेंट competent under allocation rules processed through the structured mechanism mandated by the transaction of business rules and reflects transparent file movement in accordance with the Central Secretariat Manual of Office Procedure. Its framers, whether bureaucratic, political, cannot be subjected to criminal prosecution merely because the policy did not yield expected results, because private entities lawfully earned profit under criminal prosecution is justified only when the material discloses either a conscious, deliberate violation of mandatory procedure. इसमें ये ऑर्डर बहुत ही स्पष्ट है और बहुत ही ज्यादा क्लियर है, और इसलिए मैं समझता हूं कि इस केस को गहरा आघात लगा है। ट्रायल स्टेज पे मतलब भी इसको खारिज कर देना चार्जशीट के समय, फाइलिंग के समय, ये एक बहुत बड़ा द केस इज फ्लॉप्ड, दैट्स ऑल आई कैन से। ओके विक्रांत, चूंकि आपने इस मुद्दे को कवर किया और आपको प्राइमा फेसी क्या-क्या इस केस में जिसको कहते हैं कि गलतियां नजर आती है, क्योंकि जो सरकार के स्पिन डॉक्टर हैं या बीजेपी की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई या कंचन गुप्ता जो कह रहे हैं या कई सारे स्पिन डॉक्टर जो कह रहे हैं कि इतने सारे जो सिम इशू हुए थे वो फिर कहाँ चले गए, इसके अलावा कई तरह की उन्होंने आर्गुमेंट पेश किए हैं। आपको क्या-क्या इसमें गलतियां नजर आती है कि जो सरकार या जो सरकार की तरफ से जो वकील थे या फिर जो सीबीआई इस केस को लड़ रही थी, वहां पर क्या-क्या प्राइमा फेसी गलतियां नजर आ रही थी सामने से, लेकिन सरकार उसको नजरअंदाज कर रही थी क्योंकि सरकार को दिल्ली का चुनाव जीतना था? देखिए, इस केस को मैंने शुरुआत से कवर किया है और जिस समय ये केस अदालत में पहुंचा था या शुरू हुआ था, उस समय से इस केस को कवर किया, क्योंकि इन दिनों मैं मेन स्ट्रीम मीडिया में हुआ करता था और पिछले कई साल से कोर्ट कवर कर रहा था, तो हर बड़े मामले में जरूर जाता था। आज भी जब कोर्ट ने ये फैसला सुनाया, मैं कोर्ट रूम में मौजूद था और जज जितेंद्र सिंह ने जिस तरह पहले एक्यूज को डिस्चार्ज किया, जब उन्होंने A1 को डिस्चार्ज किया, A1 एक सरकारी अधिकारी था, कोर्ट ने कहा कि आपने जिसके आधार पर केस शुरू किया, जो आपकी चार्जशीट में एक्यूज A1 है, उसके खिलाफ भी एक भी सबूत, एक भी गवाह, एक भी साक्ष्य ऐसा नहीं है जिसके आधार पर चार्ज फ्रेम किए जा सके।
कोर्ट ने कहा कि पहले एक्यूज जिस पर आप केस शुरू कर रहे हैं उसके खिलाफ भी कुछ नहीं है, और उसके बाद कोर्ट ने एक एक कर जज जितेंद्र सिंह स्पेशल सीबीआई जज उन्होंने अपना जजमेंट पढ़ना शुरू किया और सबको एक एक कर वो एक्विट करते चले गए। जो जजमेंट की सबसे आखिरी लाइन है उसको हम सबको जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि कोर्ट जज जितेंद्र सिंह ने लिखा कि न्याय होना चाहिए भले ही आसमान गिर पड़े। यानी उन्हें पता है कि इस केस के क्या रिकॉर्डिंग है, क्या हो सकता है, और उन्होंने मार्टिन लूथर किंग जूनियर के शब्दों को कोट करते हुए यह भी लिखा कि इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। तो बहुत ही बड़ा उन्होंने जजमेंट लिखा है और उन्होंने बकायदा इस पूरे मामले में यह साफ किया है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जिस तरीके से काम कर रही थी उसके पास कोई ऐसी लीड नहीं थी, कोई ऐसा सबूत नहीं था जिसमें वो क्रिमिनल इंटेंट किसी तरीके से साबित कर सके। और कोर्ट ने अपने फैसले में तमाम चीजें कही, और दूसरी जो सबसे बड़ी बात कही है कि आईओ के खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वो आगे बढ़े हैं बिना किसी सबूतों के, बिना किसी साक्ष्यों के, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये क्योंकि हमारे साथ पैनल में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और शीतल जी जैसे वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं, तो ये जिस तरीके से जांच अधिकारियों पर सवाल उठा है, ये केवल जांच अधिकारियों पर सवाल नहीं है, क्योंकि उन्हें किसी तरह की पॉलिटिकल डायरेक्शंस दिए जा रहे थे। ये केस पॉलिटिकल मोटिवेटेड था, अब ये अदालत के फैसले से साफ होता है। और आप याद कीजिए वो दिन जब अरविंद केजरीवाल ने इस मामले में जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तब भी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। उस समय तमाम लोग उन्हें गलत ठहरा रहे थे। जो सीबीआई की कार्रवाई को ये मानते थे कि सीबीआई बदले की कार्रवाई करती है, वो भी ये कह रहे थे लेकिन गिरफ्तारी के बाद उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल उस समय ये कहते थे कि अगर मैं इस्तीफा दूंगा तो जो पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी मेरे खिलाफ की गई है वो सफल हो जाएगी, इसलिए वो इस्तीफा नहीं देंगे। तो आज ये लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने उस समय जो पॉलिटिकल कदम उठाया था वो तो बहुत सोच समझ कर उठाया था, और कोर्ट का जो जजमेंट है वो अपने आप में, अब ये कहा जा रहा है कि ये डिस्चार्ज नहीं है, ये एक्विटल नहीं है, ये डिस्चार्ज है। हाँ बिल्कुल, ये इससे सारे ज्यादा लोग यही कह रहे हैं क्या कि दलील हो सकती है? आप ये समझिए किसी भी क्रिमिनल केस को कोर्ट ट्रायल के लायक ही नहीं समझ रही। कोर्ट उसे एक तरह से चार्जशीट को आपको फेंक रही है और ये कह रही है कि इस चार्जशीट के आधार पर ट्रायल शुरू नहीं किया जा सकता। डिस्चार्ज होना किसी भी जांच एजेंसी के लिए एक्विटल से भी ज्यादा बड़ा ये कहा जा सकता है कि धब्बा है कि जिस केस में आप चार्ज तक फ्रेम ना करवा पाए हो। तो निश्चित तौर पर जांच एजेंसियों के लिए बड़ा झटका है, और जिस तरीके से सीबीआई के आईओ के लिए कोर्ट ने स्ट्रिक्चर्स पास किए हैं वो बहुत गंभीर बात है, और उसको गंभीरता से जांच एजेंसियों को लेना चाहिए। बिल्कुल। विभूति जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये एक नया ट्रेंड जो भारत में जिसकी शुरुआत हुई है कि आप सीएम को, किसी भी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी को, जो आपका राइवल है, अपोनेंट है, उसको जेल में डाल दो, उसके खिलाफ चुनाव से पहले केस डाल दो और जनमत फिर आपके खिलाफ हो जाएगा और उस जनमत के आधार पे आप चुनाव जीत लो। हेमंत सोरेन के साथ में ये हुआ, अरविंद केजरीवाल के साथ में ये हुआ, और फिर अब कोर्ट कह रही है कि जो प्राइमा फेसी कोई केस ही नहीं बनता, आपने किस तरह से अप्रूवर को जाल में फंसा करके उसके बयान के आधार पर ये पूरा एक फिक्सिशियस, जिसको कहते हैं कहानी, गल्प कथा तैयार कर दी। ये आपको कितना बड़ा डेंजर लगता है, कितना बड़ा खतरनाक लगता है डेमोक्रेसी के लिए? खास करके हर एक राज्यों में एक पैटर्न की तरफ से सीबीआई और ईडी काम करती है। देखिए, ये तो बहुत ही खतरनाक है लोकतंत्र के लिए। मोदी और शाह की जोड़ी के ऊपर लगातार ये आरोप लगते रहे कि वो सारी संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट कर रहे हैं, जिसमें जुडिशरी भी एक है। सीबीआई को तो पहले ही सुप्रीम कोर्ट तोता कह चुकी है। तो इस मामले में देखिए, किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लिए इससे ज्यादा धक्का लग ही नहीं सकता कि चार्जेस फ्रेम ही ना हो। चार्ज फ्रेम होने के समय ही अदालत कह दे कि इसमें कोई दम नहीं। और यहाँ तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के ऊपर कमेंट्स भी पास किए गए हैं, एडवर्स कमेंट्स पास किए गए हैं। तो ये देखिए, ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को सजा देना बहुत आसान है, लेकिन ये क्यों नहीं आप याद करने की कोशिश करते कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के ऊपर कुछ लोग बैठे हुए हैं और वो दबाव डाल के इस तरह की हरकतें कराते हैं। सीबीआई को पहले ही सुप्रीम कोर्ट तोता कह चुकी है। हर सरकार, इसमें केवल इसी सरकार को आप दोषी नहीं ठहरा सकते, पहले भी सरकारें दुरुपयोग करती रही सीबीआई की, लेकिन इतना बेशर्म दुरुपयोग और इतना खुला, और जिसे कह सकते हैं कि और उसके साथ साथ सोशल मीडिया पर जो एक भक्तों की ब्रिगेड है वो तेजी के साथ ढपली बजाना शुरू करती है, ऐसा पहले नहीं हुआ था। ये बड़ी शर्मनाक स्थिति है और मुझे लगता है कि
इससे बचते अगर मोदी और शाह की जोड़ी, तो उनकी प्रतिष्ठा ज्यादा बढ़ती। हो सकता है दिल्ली के चुनाव में उन्हें इतनी ज्यादा सीटें ना मिली होती, ये तो खैर एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो सकता है, लेकिन मेरा मानना था कि दिल्ली के चुनाव में केजरीवाल अलोकप्रिय हो चुके थे, केजरीवाल खुद भी हार जाते, लेकिन इन लोगों को ये धैर्य नहीं था। ये लोग किसी भी एन के प्रकार किसी भी तरह सत्ता हासिल करने के लिए इस तरह का न सिर्फ जनता के मन में ये इंप्रेशन बैठाने के लिए कि ये भ्रष्ट है, बल्कि वो किसी भी संस्था को किसी हद तक जाकर के दुरुपयोग करने में ये लोग विश्वास करते थे। और आज उसका खामियाजा आप देख रहे हैं कि कितनी अपमानजनक स्थिति है सीबीआई के लिए, किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लिए। और आप उस आईओ को सजा दे करके मुझे नहीं लगता कि कोई न्याय करेंगे। उस आईओ के पीछे जो लोग बैठे हुए थे, जो उसके सुपीरियर ऑफिसर्स थे, और उन सुपीरियर ऑफिसर्स को नॉर्थ ब्लॉक से जो लोग कंट्रोल कर रहे थे, ये उनके बारे में हमें सोचना चाहिए। जी नहीं, सवाल आईओ का नहीं है। मुझे तो ये बताया गया कि जब ईडी किस मंत्रालय के अंदर आता है, लेकिन ईडी के जो ऑफिसर हैं और खास करके जो ईडी के डायरेक्टर हैं, वो एक पूरे उनके पास डायरी है और वो रोज जाते हैं सुबह शाम 11 साढ़े 11 बजे एचएम के पास में, और उसके बाद फिर वो टिक लगा के बताते हैं कि इतने को हमने वो कर दिया, उसके बाद इसका नंबर है। उन्होंने पूरी प्रोफाइलिंग कर रखी है कि किनको किनको किस स्टेट में कब ईडी नोटिस भेजेगी और किस केस में उनके ऊपर छापा पड़ेगा। तो सवाल सीबीआई या ईडी के निचले ऑफिसर का नहीं है। सवाल है कि जब एक इन एजेंसियों का इस्तेमाल पॉलिटिकल विनिबिलिटी के लिए, सरकार बदलने के लिए, तख्ता पलट करने के लिए, महाराष्ट्र में क्या हुआ ये सब लोग जानते हैं कि जो शिवसेना का डिवीजन हुआ वो कैसे डिवीजन हुआ और कैसे किन लोगों के ऊपर ईडी और सीबीआई के छापे की तलवार जो लटक रही थी। शीतल जी, हम अब चूंकि इस सवाल के साथ आपसे अब अरविंद केजरीवाल के ऊपर जिसको कहते हैं कि एक जो दाग लगा था, वो उस दाग से मुक्त हो गए हैं। अब इसका पॉलिटिकल रेमिफिकेशन आपसे समझना चाहेंगे कि कई सारे लोग ये भी कह रहे हैं, कांग्रेस जिस तरह से अटैक कर रही है, कांग्रेस कह रही है कि भाई ये अरविंद केजरीवाल तो अन्ना आंदोलन के प्रोडक्ट हैं, और निश्चित रूप से अब चूंकि पंजाब में चुनाव होने हैं और गुजरात में चुनाव होने हैं, वहां पर कांग्रेस को हराना है, तो इसलिए सरकार एक तरह से अरविंद केजरीवाल को एक्टिव कर रही है ताकि वो कांग्रेस को डाउन कर सके। आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो दाग थे वो कहीं ना कहीं धुल रहे हैं? अब अरविंद केजरीवाल और जो पॉलिटिकल जिसको कहते हैं रेमिफिकेशन, आप क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में? देखिए, ये जो केस का फैसला आया है और जैसे वो लिखा गया है और जैसे उसका अभी अंत करने के बारे में मैंने उसे उस तरह से नहीं पढ़ा था, सिर्फ उसके पॉइंट्स मेरे पास थे। अभी जो इन्होंने पढ़ के सुनाया, एक पत्रकार महोदय जो इसको कवर कर रहे थे, उससे पता लगता है कि जो जज साहब हैं वो भले ही निचली अदालत के जज हैं, लेकिन नहीं, सीबीआई कोर्ट के हैं एक्चुअली, लेकिन उन्होंने मतलब कानून कायदे को और जो विमर्श है समाज का, उस सबको ठीक से पढ़ा है, जो क्योंकि वो रेफरेंस मार्टिन लूथर किंग का दे रहे हैं उसमें। इससे समझ में आता है कि वो चीज़ों को किस तरह से देखते हैं। ये फैसला होना, चार्ज फ्रेम होने के लेवल पर इसका खारिज होना, आप इसको कानूनी भाषा में मैं क्या बताऊं, ऐसे फैसले अब बहुत ही कम आते हैं, बहुत रेयर ऑफ द रेयर है, और वो इस तरह से ड्राफ्ट किए गए हों, ये बहुत बड़ी बात है। सीबीआई का स्ट्राइक रेट केसेस में अच्छा है, इसका तो नहीं है अच्छा, ईडी का तो बहुत खराब है, लेकिन सीबीआई का स्ट्राइक रेट 60-65% है। और उसमें ये चार्ज के लेवल पे किसी केस का डिस्चार्ज हो जाना, और इतने हाई प्रोफाइल केस का जिसमें एक मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया हो, ठीक है, इसमें सीबीआई वाले मामले में तो उनको जमानत हो गई थी, उनको तो ईडी में केस डाल के ईडी की ओर से उनको जेल में डाला गया था, ठीक लोकसभा चुनाव के पहले, और अल्टीमेटली उनको उसी बेसिस पे कोर्ट से जमानत मिली। लेकिन ये बहुत ही अजीब केस था। इस तरह के, ये कहना, वो ठीक कहा था यशवर्धन आजाद साहब ने कि ये सब राजनीति में थोड़े बहुत ये सब आबकारी वगैरह के धंधों से पैसे वैसे लिए जाते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। ये मतलब इस आरोप में काफी सच्चाई किसी हद तक है। इस केस में लिए गए कि नहीं हमें नहीं मालूम, तो कोर्ट ने उसको मतलब इस लेवल पे ही खत्म कर दिया गया, लेकिन हम उसको स्वीकार करके भी चलें। ये केस पॉलिटिकली बनाया गया। एक एलजी जो सबके बीजेपी अपॉइंट करती है, यही डिस्पेंसेशन अपॉइंट करता है,
जिनकी इस योजना पर सहमति थी उनको हटाया गया, उनकी जगह नए एलजी लाए गए। नए एलजी ने एक विजिलेंस रिपोर्ट जनरेट करवाई ऑर्डर देके, उस रिपोर्ट को चीफ सेक्रेटरी के जरिए अपने ऑफिस में मंगाया और उस पर खुद ही सीबीआई के लिए ऑर्डर कर दिए। इसके पहले एलजी के पद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दो बार 5 जजेस की बेंच ने, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने दिल्ली मतलब अरविंद केजरीवाल सरकार के पक्ष में फैसले दिए। उनको उलटने के लिए हमारा गृह मंत्रालय जो है वो ऑर्डिनेंस लेके आया, कानून बदले उसने, और सारे दिल्ली राज्य सरकार की जो ताकत थी वो एलजी में निहित कर दी। और उसके बाद जब मतलब केजरीवाल सरकार के पास कोई ताकत ही नहीं थी किसी कर्मचारी को इधर से उधर करने, पनिश करने, हर चीज के लिए उनको एलजी के पास जाना होता था। और इन एलजी महोदय ने ये केस क्रिएट किया और उसके बाद ऑर्डर भी कर दिया, और सीबीआई ने उसके बाद कुछ व्यापारियों को पकड़ लिया और उसमें से एक व्यापारी को अप्रूवर बना के ये मनीष सिसोदिया वगैरह पे सब पे एक एक करके डालना शुरू किया। फिर आपके हमारे पेशे का जो इस पूरे दौर में सबसे ज्यादा नुकसान इस समाज का किया है, इस देश में लोकतंत्र का गला घोटने में, इस देश में इस तरह के अत्याचार कराने में, इस देश में इतने बड़े स्तर के फ्रॉड करने में एजेंसियों के जरिए, हमारी आपके पेशे के जो लोग हैं जो विभिन्न चैनलों पे बैठे हुए हैं, इन लोगों ने बेशर्म अभियान चलाया। एक सज्जन, आज उनका मैं ट्वीट पढ़ रहा हूँ, एक पाठशाला चलाते हैं एक राष्ट्रीय चैनल पे, देश के सबसे बड़े अंग्रेजी अखबार के ग्रुप का टीवी चैनल है। उस पाठशाला में सिद्ध कर रहे थे कैसे कैसे मनोज सिसोदिया ने इसमें क्या क्या कर लिया। तब तक 1 रुपया भी कहीं बरामद नहीं हुआ था। दूसरी तरफ भी तथ्य आ रहे थे, साफ पता चल रहा था कि एक अप्रूवर को, एक आदमी को आपने शराब व्यापारी को पकड़ा है, उसको जमानत दिलाने के नाम पर कि तुम्हें जमानत करा देंगे, तुम अप्रूवर बन जाओ, ये फैक्ट्स आ चुके थे। उस अप्रूवर का बयान पर सिसोदिया की और अन्य की गिरफ्तारी हो रही है, और हमारे सारे टीवी चैनल पूरी बेशर्मी से सरकार द्वारा फेड मटेरियल को क्रूसीफाई करने के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार के लिए चला रहे हैं। क्या गुनाह था अरविंद केजरीवाल सरकार का? 3 चुनावों में उन्होंने बीजेपी को बुरी तरह से लगातार हराया था, बुरी तरह से। 70 सीटों में 10 सीटें भी इनको नहीं मिल रही थी। नहीं तो यही तो सबसे बड़ा गुनाह था शीतल जी, यही हाँ। सबसे बड़ा गुनाह था। प्रधानमंत्री ने एक बीजेपी की जो इंटरनल मीटिंग थी उसमें पिछले लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली के जो सांसदों के टिकट कटे, उस मीटिंग में ये फैसला था, इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हो रही थी बीजेपी की, और नाम जब दिल्ली बीजेपी की इलेक्शन कमेटी की तरफ से रखा गया तो प्रधानमंत्री के ये शब्द थे कि आप लोगों ने केजरीवाल से लड़ने में कोई सफलता नहीं हासिल की, और उस मीटिंग के बाद सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़कर बाकी लोगों के टिकट काट दिए गए। तो दिल्ली में बीजेपी का सबसे बड़ा ये दर्द था कि पूरी देश में हम सब जगह किला फतह कर रहे हैं, दिल्ली इकलौता स्टेट है जहां पे केजरीवाल टिका हुआ है, तो इसलिए केजरीवाल को कैसे फंसाया जाए, बदनाम किया जाए, या किसी भी बाय हुक एंड क्रुक केजरीवाल की सत्ता को हमें यहाँ से उखाड़ फेंकना है। उन्होंने सिर्फ केजरीवाल के लिए ऐसा नहीं किया, उन्होंने किसी विपक्षी दल की, किसी विपक्षी राज्य सरकार को नहीं छोड़ा। उन्होंने तमिलनाडु में केस लगाया जो वहां के मुख्यमंत्री हैं उससे संबंधित लोगों के खिलाफ, उन्होंने वेस्ट बंगाल में जो चीफ मिनिस्टर है उनके भतीजे के खिलाफ केस लगा रखा है, ईडी वगैरह जांच कर रही है। उन्होंने केरल तक में वो जो सीपीएम के सेक्रेटरी है उनकी बेटी का कोई 1 या 2 करोड़ का पता नहीं क्या मामला था, उसको बनाया। एक उनके अफसर को किसी गोल्ड स्मगलिंग के जरिए उनको फंसाने की कोशिश की, वो किसी तरह बचे। ममता बनर्जी का मैंने बता ही दिया आपको, लालू यादव फैमिली पर जो है वही है, अखिलेश यादव पे एक पिटीशन चलती रहती, कभी बुझ जाती, कभी खुल जाती है, उस पर बात चलती रहती है। और दिल्ली में केजरीवाल पर इन्होंने, और सबसे ज्यादा कांग्रेस का जो प्रथम परिवार है वो सबको ईडी में बुला के 55 घंटे तो राहुल गांधी को बैठाया था। जब सोनिया गांधी को भी बुला लिया तब वो परिवार लड़ने सड़क पे आया उसके बाद, या उसका जो दामाद है उसको तो कोर्ट रोड से रेमेडी मिली, नहीं तो शायद उसको अरेस्ट ही कर लेते। तो किसी को नहीं, इन्होंने सबके ऊपर हमला बोल दिया था, और एजेंसियों को उनके, और ईडी के एक अफसर को इतनी बार एक्सटेंशन दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट तक शर्मा गया उस एक्सटेंशन की रक्षा करने में, तब जाके उसको हटाया गया। तो इस तरह के अफसर, ये एलजी साहब भी जो है इस समय मौजूदा, इनके खिलाफ बहुत सारे मामले हैं, ये गुजरात में इन सब के साथ रहे हैं। ये सब एक ऐसे अफसरों के ग्रुप बना लिए हैं जिन्होंने, कि जो कुछ भी इनके लिए गलत सही करते हैं, ऐसे जजेस हैं
और पत्रकारों को तो आप देख ही रहे हैं, हमारे अपने पेशे वाले लोगों ने तो जो नाक काटी है उसका कोई जवाब वो कभी सुधर ही नहीं सकती। इस तरह का बिल्कुल। मीडिया बन गया जो मतलब लोगों की इस समय आजकल वो शंकराचार्य के पीछे लगा हुआ है। आप देखिए बिल्कुल। किस तरह से पत्रकारिता हो रही है, कोई सवाल न करना, एक आदमी जिस पर जो हिस्ट्री शीटर है, 25-30 केस हैं जिसके, बलात्कार जैसे केस हैं, अभी 22 में उसने भगवा चोला पहन लिया और वो ब्रह्मचारी हो गया। उस पे एक विधवा महिला से बलात्कार का आरोप है और वो अपने को ब्रह्मचारी लिख रहा है। और ये बेशरम मीडिया जो है पूरा का पूरा स्क्रूटनी नहीं करता इन चीजों की, वो जो कह देता है उसको चलाते रहते हैं। ऐसे ही केजरीवाल के खिलाफ किया और इसकी पूरी सरकार के खिलाफ किया। और अब जो जज लिख रहा है जजमेंट में, कितना अच्छा जजमेंट लिखा है कि आपने एक सरकारी कर्मचारी को भी अभियुक्त बनाया, जिसने उसका कागज जो लिखा होगा, फाइल इधर से उधर की होगी, कुछ उसका दस्तखत होगा, इतना गुनाह उसका सिर्फ है। उसमें क्या गुनाह, नौकरी कर रहा था, उसके बॉस ने कहा होगा ये पॉइंट बना के लाओ, लिख के लाया होगा, आपने उसको अक्यूज कर दिया। उसका कोई मनी ट्रेल नहीं, कहीं कोई लेन देन नहीं, कुछ नहीं, आपने अक्यूज बना दिया। तो अच्छा लिखा जज ने शुरुआत की। काश हमारी मतलब नीचे की जुडिशरी के लोग इस तरह के जजमेंट लिखने लगे तो ये देश में थोड़ा बहुत सांस बचे। वरना वो क्या होता है, जनरली पुलिस थानों में बदल गए हैं, नीचे किसी को भी पकड़ के लाइए वो तुरंत जेल भेज देते हैं, किसी पे रिमांड मांग लीजिए, कागज नहीं देखते, उसको भी बेचारे को रिमांड दे देते हैं। और चार्जशीट के लेवल तक तो मैं खुद बहुत से मामलों में गया हुआ हूँ, कोर्ट्स वगैरह बिल्कुल नहीं देखते, जो भी पुलिस कहती है जो कहते हैं उसे ओके कर देते हैं। आदमी सालों रगड़ता रहता है ट्रायल में, ऐसे केसेस में जिनमें आप देखते हैं कि कुछ गरीब लोग तो जेलों में फंसे रह जाते हैं, जमानत नहीं करा पाते, 20 साल बाद पता चलता है कि कोई मामला ही नहीं था, या 100-200 रुपए की रिश्वत में किसी को पकड़ लिया और 20-20 साल सड़ जाता है। ये क्यों होता है? ये लोअर जुडिशरी में फाइलों को न पढ़ने की आदत है और जो का त्यों कर देने की आदत है। ये बहुत मतलब जिस जज ने ये काम किया है, बहुत बहुत सैल्यूट है उनको कि उन्होंने उसको शीतल जी, बिल्कुल मामले को पकड़ा शीतल है। जी, आप जी। सवाल ये है कि रेखा गुप्ता के लिए अच्छी खबर है, बुरी खबर है, और क्या आपको लगता है कि केजरीवाल के इस तरह से, जिसको कि फैसले के बाद लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी राहुल गांधी से निपट नहीं पा रही है, तो इसलिए केजरीवाल को लेकर आ गई है। आपको क्या लग रहा है कि पंजाब और गुजरात में कोई ऐसी सेटिंग तो नहीं है? नहीं, ये सब कांग्रेस और बाकी विपक्षी दलों के बीच आपसी रिश्ते ठीक नहीं हैं, इसलिए ये सब संभावनाएं लोगों को लगेंगी। चूंकि ये लोग जो सत्ता में हैं, इनके बारे में हर तरह के षड्यंत्र जो हैं उनकी कल्पनाएं करने की वजहें हैं, और ऐसे डाउट होंगे ही होंगे। लेकिन मैं उस पे जाके बात को दूसरी तरफ नहीं ले जाना चाहता, मैं इस केस की ही मेरिट पे रहना चाहता हूँ। ये केस जो है एक कॉन्कॉक्टेड केस था, पॉलिटिकल कारणों से इसमें लोगों की गिरफ्तारी की गई, पॉलिटिकल कारणों से इसको इस तरह का बनाया गया। बहुत ही अच्छा है कि एक जज ने इसको ठीक से एग्जामिन करके और इस लेवल पर ही खारिज कर दिया जहां से बात की शुरुआत होती है, यानी चार्ज के लेवल पे। मेरा ख्याल है सीबीआई की हिस्ट्री में शायद ऐसे एकाधी और केस होंगे जिसमें उनका चार्ज के लेवल पे वो डिस्चार्ज उन्हें करना पड़े, और इतने हाई प्रोफाइल एक्यूज का तो कोई केस नहीं होगा सीबीआई की हिस्ट्री में, मैं कह सकता हूं। इसलिए मैं इसको इस एंगल पर ही देखना चाहता हूं आज। पॉलिटिकल एंगल पे हम कभी और देखेंगे, क्योंकि ये तो पॉलिटिक्स में एक दूसरे के खिलाफ इस तरह की बातें करने की का एक प्रचलन भी है, और कई बार ये बातें आधारहीन होती हैं। लेकिन मैं इस केस को लेकर, इस फैसले को लेकर बिल्कुल कहना चाहता हूं कि सीबीआई के मुंह पर और सीबीआई के जरिए इस देश के गृह मंत्रालय और ठीक उसके ऊपर हमारे प्रधानमंत्री कार्यालय पर एक मतलब एक, आप इसे कैसे कहें, लेकिन एक बहुत बड़ी नजीर है, उनके माथे पर लिख गया है कि वो गलत काम करते हैं। ठीक है विक्रांत, चूंकि शीतल जी इस केस के कानूनी पहलू पे अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन चूंकि हम पॉलिटिकल जर्नलिस्ट जो होते हैं वो थोड़ा पॉलिटिक्स को समझते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि सरकार कुछ भी कर रही है और कहीं से भी कुछ हो रहा है, इसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ तो पॉलिटिक्स है। तो जैसे केरल में ढेर सारे लोग कह रहे हैं कि विजयन साहब से बीजेपी की सेटिंग हो गई है, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि कांग्रेस के यहाँ आने से बेहतर है कि सीपीएम एक अच्छी स्थिति में रहे। वैसे ही पंजाब में विधानसभा के चुनाव हैं, वहां पर कांग्रेस एक बड़ी कंटेंडर है, बीजेपी का वहां पे सत्ता में आ नहीं सकती। क्या आपको लगता है कि कुछ ना कुछ दाल में काला है, या फिर अगर काला नहीं भी है
तो अगर राहुल गांधी से बीजेपी नहीं निपट पा रही है, तो क्या इसके पीछे की कुछ और वजह आपको समझ में आती है, पॉलिटिक्स बिहाइंड दिस नहीं। एपिसोड? कि ये बड़ी आसान पॉलिटिकल थ्योरी है ये कह देना कि बीजेपी पंजाब में आम आदमी पार्टी की मदद करेगी और आम आदमी पार्टी गुजरात में मजबूत चुनाव लड़कर बीजेपी की मदद करेगी। ये पॉलिटिकल सीधा 1+1 2 की थ्योरी कह देना बहुत ही सिंपल चीज है। इससे हम जो केस के मेरिट, जिस मेरिट के आधार पर अरविंद केजरीवाल और तमाम लोग एक्विटल हुए, उसको कमतर करते हैं। एक जज ने, ट्रायल कोर्ट के जज ने जो बेहतर और बोल्ड जजमेंट दिया है, उसे हम कमजोर करते हैं। तो इस तरह की थ्योरी से बचना चाहिए, क्योंकि वो जो जजमेंट दिया गया है वो बहुत ही तार्किक आधार पर दिया गया है। और मैं ये भी जानता हूं कि पिछले 2-3 दिन से जो जज जजमेंट दिया जितेंद्र सिंह, वो छुट्टी पर थे, तो शायद वो इस जजमेंट की तैयारी कर रहे थे, वो लिखने में लगे हुए थे। आज उन्होंने जजमेंट सुनाया और किसी भी, क्योंकि मैं 20 साल 22 साल कचहरी कवर किया हूं, तो ट्रायल कोर्ट के लिए, जज के लिए कम से कम बहुत मुश्किल, बड़ा आसान रास्ता होता है चार्ज फ्रेम कर देना और उसके बाद ट्रायल के बाद एक्विटल हो जाना। लेकिन किसी जज ने अगर बोल्ड कोई फैसला किया है और डिस्चार्ज करने की हिम्मत दिखाई है, क्योंकि उसके सामने बिल्कुल तथ्य थे ही नहीं, तो इसका हमें स्वागत करना चाहिए। और एक और चीज समझनी चाहिए कि अरविंद केजरीवाल इस मामले में 530 दिन जेल में रहे हैं, मनीष सिसोदिया 156 दिन जेल में रहे हैं, संजय सिंह इस मामले में जेल में रहे हैं। पार्टी की आपको नहीं, करेक्ट करिए। आम आदमी पार्टी को ही एक्यूज बना लिया गया था ईडी के मामले में, यानी पूरी आम आदमी पार्टी को नेस्तनाबूद करने की कोशिश थी। पॉलिटिकल पार्टी को किसी एलिज्ड क्राइम में उसे को कॉन्स्पिरेटर बनाना, इस मामले में जितना अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी देखिए कानूनी रूप से झेला है और जितना लड़े हैं, शायद ही उसकी मिसाल मिलेगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से जाकर उन्हें इंटरिम बेल, उन्हें बेल मिली थी, तात्कालिक राहत सुप्रीम कोर्ट ने दी थी जस्टिस संजीव खन्ना ने। तो ये मामला पूरी तरीके से, क्योंकि शुरुआत से बहुत कमजोर लग रहा था, हर आदमी जो इसके इन आउट जानता था उनको मालूम था कि सीबीआई की थ्योरी बहुत कमजोर है, और जब प्रीडिकेट ऑफेंस ही कमजोर होगा तो उसके आधार पर ईडी का केस तो अपने आप ही खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसका कोई आधार अब बचता नहीं है। तो अभी फिलहाल इसमें पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी ढूंढना या खबरें ढूंढने से ज्यादा बेहतर मुझे लगता है कि एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही शानदार, बहुत ही बोल्ड जजमेंट ट्रायल कोर्ट के जरिए से आया है। और आज के समय में ये इस तरह के जजमेंट पहले आते तो शायद उतना मुझे अचरज नहीं होता, लेकिन आज के कठिन समय में अगर कोई जज, वो भी ट्रायल कोर्ट का जज, इतना बड़ा जजमेंट दे रहा है, और उन्होंने अपने जो आखिरी की लाइन लिखी है वो जरूर याद रखनी चाहिए कि भले ही आसमान फट पड़े, न्याय होना चाहिए। तो बहुत बड़ा उन्होंने जजमेंट दिया है, उसका श्रेय उन्हें दिया जाना चाहिए। बिल्कुल। विभूति जी, आपसे एक अंतिम टिप्पणी आपसे लेंगे कि एक जमाने में जब यूपी की सरकार थी तो रणजीत सिन्हा जब थे तो कहा जाता था कि वो सीधे ब्रीफिंग लेने के लिए नेताओं के घर पे ही जाते थे और उनकी डायरी तो काफी विख्यात हुई थी। लेकिन आज की परिस्थिति में जिस तरह से संस्थाओं का क्षरण हो रहा है, संस्थाएं कॉम्प्रोमाइज हो गई हैं, और वैसे में ट्रायल कोर्ट के जज के द्वारा इस तरह का जजमेंट लिखना एक बड़ी बात होगी। हो सकता है कि गृह मंत्री के घर पे उनकी प्रोफाइलिंग चल रही होगी, ये कौन जज है भाई, इसने कैसे फैसले लिख दिए, तो वो सब अलग बात है। लेकिन आज की तारीख में एक बड़ी नजीर ये दिखता है, जब हम सुप्रीम कोर्ट में भी जानते हैं कि किस तरह से वहां पे क्विड प्रो होता है सरकार और जजेस के बीच में। वैसी स्थिति में आपको लगता है कि ये आशा की किरण है और इससे एजेंसियां थोड़ी सतर्क होंगी, या फिर जैसा कि हमने देखा इस सरकार के काम करने का तरीका कि कुछ भी नहीं बदलेगा और ज्यादा ऊर्जा के साथ सरकार जो अपोजिशन के लीडर हैं उनको फंसाने के लिए आगे आएगी? देखिए, दो कारणों से ये जजमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। एक, शीतल जी ने सही कहा और दूसरे पैनलिस्ट भी कह रहे हैं कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है जब चार्जेस फ्रेम करते समय ही किसी मामले को डिस्चार्ज कर दिया जाए। ये कोई जज इतनी मेहनत नहीं करता है, क्योंकि हजारों पेज की चार्जशीट होती है, उसे पढ़ना, उसको स्कैन करना, उसमें से तथ्य निकालना, कंट्राडिक्शंस ढूंढना, ये एक बहुत लंबी मेहनत का काम है। सबसे आसान होता है कि भाई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने कई साल मेहनत करके इन्वेस्टिगेशन किया, कई हजार पेज की चार्जशीट दाखिल कर दी, ठीक है, अगर आप इनोसेंट है तो आप आइए, ट्रायल के समय आप अपने को प्रूव करिएगा, जज क्यों अपना माथा उसमें परेशान क्यों हो।
तो ये तो एक बहुत महत्वपूर्ण है, जिस भी जज ने किया उसने बड़ी मेहनत की है और गंभीरता से। और जैसा शीतल जी कह रहे थे, कोई पढ़ा लिखा, हालांकि ये कहना कि पढ़ा लिखा जज इसका मतलब दूसरे जज पढ़े लिखे नहीं है, ये मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन एक सोशली बड़ा अवेयर और सेंसिटिव व्यक्ति लग रहा है, नंबर एक। नंबर दो चीज आपने सही कहा, देखिए ये सरकार जो है, खासतौर से जो शीर्ष पर बैठे हुए दो लोग हैं, ये संस्थाओं को नष्ट करने में विश्वास करते हैं। इसके पहले भी आपने देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस को गवर्नर बना दिया गया, क्यों बनाया गया सब जानते हैं। किसी चीफ जस्टिस को पार्लियामेंट भेज दिया गया, क्यों भेजा गया सब जानते हैं। तो ये इनाम देने और सजा देने दोनों में विश्वास करते हैं। ये आसानी से इस जज को पचा नहीं पा रहे होंगे, और सही है कि इसकी प्रोफाइलिंग हो रही होगी। बहरहाल वो तो जिस आदमी ने इतनी हिम्मत की है, इन सारे जोखिमों को ध्यान में रख करके ये हिम्मत की है। हमें खुश होना चाहिए कि इस तरह के जज हमारे सिस्टम में अभी मौजूद हैं, और थोड़ा बहुत विश्वास न्यायपालिका में इस तरह के जजमेंट से बना रहेगा। हालांकि एनसीईआरटी वाला जो अभी विवाद पैदा किया गया है, उसके पीछे तो एक ही कारण नजर आता है कि वो इस संस्था में जिसमें थोड़ा बहुत विश्वास है जनता का, उसकी विश्वसनीयता भी खत्म कर दो। लिहाजा उसको घोषित करो, 8 साल के बच्चों को ये बताओ कि ये भ्रष्ट संस्था है। तो ये एक बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। सीबीआई के लिए भी एक वेकअप कॉल होनी चाहिए, बैठ के उनके अफसरों को सर जोड़ के सोचना चाहिए कि इतनी जलालत क्यों उठानी पड़ रही है। और पत्रकारिता और इन सारे संस्थाओं को भी इस पे सोचना चाहिए। बहरहाल मैं बहुत खुश हूँ, मैं समझता हूँ कि हिस्टोरिकल दिन है आज हमारे लिए, जहां इस तरह का एक जजमेंट आया है। जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जिस तरह से सरकार के लिए, सीबीआई के लिए झटका है, लेकिन जो सरकार के स्पिन डॉक्टर हैं और जो एजेंसियां हैं, वो लगातार कह रही हैं कि वो इसे ऊपरी अदालतों में चुनौती देंगी। निश्चित रूप से चुनौती दिया जाना चाहिए। अगर तथ्य हैं, साक्ष्य हैं, तो उसे लड़ा जाना चाहिए। लेकिन अगर साक्ष्य नहीं है, अगर कोई एविडेंस नहीं है, कहानी पूरी तरह से फिक्सिशियस है, कल्पना से बनाई गई है, तो निश्चित रूप से ऊपरी अदालतों में भी झटका लगने की संभावना है। लेकिन ये एक बड़ा सबक है सरकार और सरकारी एजेंसियों के लिए। लेकिन जिस तरह की एजेंसियां आज की तारीख में अपोजिशन के लीडर को विक्टिमाइज करती है, किस तरह से उन्हें कॉर्नर करने की कोशिश करती हैं, तो उसमें शायद ये जो राजनीति है, एजेंसियों का राजनीतिकरण, वो आगे भी जारी रहने की पूरी संभावना दिखती है। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। शीतल जी, आप हमसे जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। विक्रांत, आप जुड़े हमारे साथ, आपने जो किस तरह से सरकार और इस जजमेंट के जो निटी-ग्रिटी है उसको समझाया, इसके लिए धन्यवाद। और अनुभूति जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही यशोवर्धन आजाद साहब, आप जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए डायलॉग्स से।